हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। आई होप यू ऑल आर फाइन फिट टन टनाटन मस्त पूरा। आज जो टॉपिक हम लोग डील करने जा रहे हैं वो है तुम्हारा कूलम्स फोर्स बाय मल्टीपल चार्जेस या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जिसको हम लोग कहते हैं। कूलम्स फोर्स बाय मल्टीपल चार्जेस और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कूलम साहब ने जो लॉ दिया F इक्वल टू के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू आर स्क्वायर, यह दो चार्जों के बीच का फोर्स उन्होंने निकाला था। लेकिन जब मल्टीपल चार्ज के बीच फोर्स निकालने की बारी आई तो उस वक्त लोगों ने कौन सा तरीका अपनाया। बेस तो रहा उन्हीं का, जो प्रिंसिपल जो फॉर्मूला उन्होंने दिया उसी फॉर्मूले के आधार पे इसको भी निकाला गया। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे Q1 एक चार्ज है और Q3 यहाँ पे है और Q2 यहाँ पे है और ये एक ऑरिजिन है। यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस R1 है, इसका डिस्टेंस R2 है, इसका डिस्टेंस R3 है। ये ऑरिजिन है, ठीक। 1 पे 2 फोर्स लगा रहा है और 1 पे 3 फोर्स लगा रहा है। इस फोर्स का डायरेक्शन इधर है, इस फोर्स का डायरेक्शन इधर है। यह F12 का डायरेक्शन हुआ, यह F13 का डायरेक्शन हुआ। रिजल्टेंट किधर जाएगा, रिजल्टेंट F1 मान लेते हैं। समझो फिगर को ठीक से। Q1 चार्ज यहाँ पे है, Q2 चार्ज यहाँ पे है, Q3 चार्ज यहाँ पे है। तो अब 3 चार्ज हो गए, Q1, Q2, Q3। Q1 पर Q2 भी फोर्स लगा रहा है, Q3 भी फोर्स लगा रहा है। आखिर ये Q1 कितना टोटल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, पहले तो इसका निकाल ले। फिर से जरा देखो, Q1, Q2, Q3, Q1 पर दोनों फोर्स लगा रहा है, दोनों तीनों पर सेम नेचर का चार्ज है। इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस। तो ये तो रिपल्सन का फोर्स लाएगा, F12 उधर और इधर, इस तरह से। अब तुम कहोगे सर ये F12 कैसे, तो 1 पार्टिकल पे 2 पार्टिकल जो फोर्स लगा रहा है दैट इज F12। Q3 पार्टिकल पे जो फोर्स लगा रहा है Q1 पे, तो वो कितना हो गया, F13 फोर्स लगा रहा है, उसका डायरेक्शन उधर हो जाएगा, रिजल्टेंट उधर हो जाएगा। तो पहले तो हम F12 निकाल लें, क्या हो जाएगा, F12 हो जाएगा 1/K ही लिखो, K Q1 Q2 बाय K Q1 Q2 बाय R1 2 का स्क्वायर यूनिट R12। अब जरा देखो, फिर F13 अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, F13 K Q1 Q2 R13 का स्क्वायर और इधर R13। डिस्टेंस है ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, R12। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, R13। अब
इसका वैल्यू निकल गया F13 और F2 का। F1 बराबर क्या हो जाएगा, F1 बराबर हो जाएगा F12 प्लस F13। तो F1 इजकल टू क्या हो जाएगा, K को तुम कॉमन ले लो, Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर, R12 प्लस Q1 Q3 R13 का स्क्वायर, R13। लगता है इसमें से कुछ और कॉमन निकलेगा, K Q1, इधर क्या बच जाएगा, Q2 बाय R12 का स्क्वायर, R12 प्लस Q3 बाय R13 का स्क्वायर, R13, ऐसे हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स n हो, 1 से लेकर के n, बहुत सारा चार्ज पार्टिकल हो, अभी तो ये 2 पार्टिकल का है, 3 हो तो 4 हो तो 5 हो या n हो, तो क्या हो जाएगा, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स चार्ज्ड आर n, तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 R12 का स्क्वायर, R12 Q3 R12 R13 का स्क्वायर प्लस इधर क्या हो जाएगा, Qn R1n का स्क्वायर, R1n, ये होगा ना, इतना हो जाएगा। अब अगर इसको हम समेशन के फॉर्म में लिखें तो फिर कैसे लिखेंगे हम इसको, और करके लिखें, F1 इज इक्वल टू K Q1 समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेकर के I इज इक्वल टू n तक। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा QI बट्टा R1I का स्क्वायर, इधर कितना आ जाएगा R1I। ये फॉर्मूला हमारे सामने आ गया। F1 का फॉर्मूला क्या हो गया, K Q1 समेशन का साइन दिया, I इज इक्वल टू I वेरी करके कहां से कहां तक, 1 से लेकर के n तक, और यहां पर फिर रिजल्ट क्या हो जाएगा, QI, here is QI, और R1I और फिर R1I, इतना स्क्वायर तो होगा ही। इस तरह से ये मेरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है। अब हम आते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हेडिंग लिखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को समझने से पहले हम लोगों को चलना होगा जरा दूसरे शहर में। उस दूसरे शहर का नाम है परमिटिविटी। फिजिक्स की दुनिया में ही है हम लोग, तो परमिटिविटी के पास जरा हम लोग चलते हैं और ये करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका एक दूसरा भी नाम है, और रिलेटिव परमिटिविटी, दो नाम है, एप्सिलॉन आर भी इसको कहते हैं और के भी कहते हैं। इसको ठीक से समझने के लिए हम थोड़ा सा पहले की पढ़ाई को एक बार रिव्यू कर देना चाहते हैं,
ताकि तुम लोग एक बार फ्रेश हो जाओ। फ्रेश हो जाने के बाद जब माइंड में एक लेयर पूरा तैयार हो जाएगा, उसके हिसाब से हम इसको डील करने में हमें आसानी होगी। तुम देखा होगा कि हम 3 सिंबल यूज करते थे। एक ये है तुम्हारा वी नो, ऐसे लिख दो, वी नो। परमिटिविटी, एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, यहां ऐसे लिखो, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी is equal to epsilon naught. Then epsilon r is the ratio of epsilon and epsilon naught, और एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। याद रखना, इसी को हम लोग इज इक्वल टू के भी कहते हैं, ठीक है ना। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, सिंबल हमने क्या दिया, एप्सिलॉन आर और के, और यहां पे हमने क्या लिखा, वी नो परमिटिविटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। अब अगर हम कुछ सब्सटेंस देखें जिसकी परमिटिविटी क्या क्या होती है, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या क्या होगा, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए ऑफ वाटर, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन जीरो, तो एप्सिलॉन आर होता है वाटर का 18, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। फिर एप्सिलॉन ऑफ ग्लास, पर इसको फेयर कर लो तुम लोग, समझ गया। एप्सिलॉन ऑफ ग्लास कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट 5 इंटू 8.854 इंटू -12, फिर एप्सिलॉन ऑफ एयर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट 1 होता है इंटू 8.54 इंटू -12। अब आ जाते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन आर ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के और एप्सिलॉन आर ऑफ वाटर कितना पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, 88।
यही वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाता है? 80। यही वाटर एट 100 डिग्री सी पे ये कितना हो जाता है? 53.5। तो व्हाट वी ऑब्जर्व, by increasing the temperature, dielectric constant of water decreases. In the case of water, by increasing the temperature, रिलेटिव परमिटिविटी या एप्सिलॉन आर लिखो, एप्सिलॉन आर डिक्रीजेज कंटिन्यूअसली। अब हम लोग जो टॉपिक डील करने जा रहे हैं वो है तुम्हारा लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। हेडिंग लिखेंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। Limitations of Coulomb's law। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसकी सीमाएं क्या क्या है? मिनिमम सेपरेशन, must be greater than 1 Fermi 10⁻⁻15 मीटर। मतलब क्या हुआ? दो चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन 1 फर्मी से ज्यादा होना चाहिए, 1 फर्मी से कम नहीं होना चाहिए। अगर 1 फर्मी से कम हो जाएगा देन इफ not so, then nuclear force comes in action, which is highly greater than electrostatic force। पहला तो रीजन ये हो गया। दूसरा है मैक्सिमम सेपरेशन, should not greater than 1 fathom or 1 fathom बराबर कितना होता है? 10⁻18 मीटर। 1 फैथम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट में इट इज valid only for point and stationary
stationary object. 4. It is not valid for macroscopic object. 5. It is not valid for irregular shape of body. ये हो गया तुम्हारा लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ. कूलम्ब्स लॉ में और कुछ मेरे ख्याल से बचा नहीं है, या कुछ और कुछ बचा होगा तो नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग उसको रखते हैं, और न्यूमेरिकल्स पे हम लोग अब कॉन्सेंट्रेट करेंगे. इसमें जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हम लोग के सामने आएगा उसको हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स वेरी मच. हैव ए नाइस डे.